देखिए अब तक हम दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, एक एग्रीकल्चर में पढ़ा हमने और फिर पढ़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर में पढ़े। तो दोनों की अपने स्थिति को जाना, फील किया कि उस टाइम कैसी स्थिति थी। अभी हम बात अभी की नहीं कर रहे हैं, 47 से पहले की बात करें जब ब्रिटिश का शासन था। ठीक है, अब जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, हम थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं, फॉरेन ट्रेड। देखो विदेशी व्यापार, आपको क्या लगता है भाई विदेशी व्यापार उस टाइम था कि नहीं था? व्यापार तो होता था, लेकिन क्या हम पे इतना राइट था अपने अकॉर्डिंग बात कर सके, बिजनेस कर सके? नहीं, सारा काम कौन सा करते थे? ब्रिटिशियर्स। जहाँ वो बेचेंगे उनका दिल करे बेचे, जहाँ वो यूज़ करे करे, उनकी मतलब चलता था, उनकी मर्जी चलती थी, हमारा कोई पर्पस ऐसा नहीं था। तो फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स की हम डिस्कस करेंगे। एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, बेटा कच्चा माल, रॉ मटेरियल वगैरह। ठीक है, हम यहां से प्राइमरी प्रोडक्ट बेचते थे, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, वहां से सामान बनाते थे और वहां से भारत में लाके बेचा करते थे, पहली बात। नंबर 2, मोनोपोली ऑफ ब्रिटेन, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। मोनोपोली था, ब्रिटिश के रूल का बिल्कुल मोनोपोली था, एक अधिकार था कि भाई उनका राइट है, जिससे बेचे जिसको खरीदना है खरीदे। आप अपने से कोई यहाँ पे कुछ 3-5 नहीं कर सकते, अपने में से कोई दिमाग नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स सबसे ज़्यादा सामान क्या करते थे? अपने ब्रिटेन में बेचते थे, रॉ मटेरियल, वहाँ की मशीनों में सामान बनता था और भारत ला के बेचा करते थे। अभी मैंने जस्ट अभी बताया। इससे क्या हो गया? देखो एक बात बताओ, आपने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया और इंपोर्ट भी किया, लेकिन इंपोर्ट कम किया, तो एक्सपोर्ट आपका ज़्यादा हो गया, इंपोर्ट आपका कम था। हाँ जी है ना जी, क्योंकि भारत के पास प्राइमरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा, रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा था, कच्चा माल। तो जब कच्चा माल भैया विदेश जाएगा बहुत बड़ी मात्रा में और सामान बन के आएगा कम मात्रा में, तो हम क्या कहोगे कि हमारे पास एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया, विदेशी करेंसी ज़्यादा आ गई थी। ठीक है, अब जब बेटा पैसा ज़्यादा आएगा और जाएगा कम, तो पैसा ज़्यादा आएगा, उस पैसे का क्या करोगे? अब तो अच्छी बात है देश के लिए, पैसा ज़्यादा आ रहा है, पैसा ज़्यादा, जितना ज़्यादा पैसा आता जाएगा हम उतना ज़्यादा पैसे को हम भारत पे खर्च कर सकते थे, यूज़ कर सकते थे। हाँ या ना? आप भी ऐसे ही करो। जैसे मान लीजिए आपने सुबह शाम तक 10,000 की सेल करी और 3,000 की परचेस करी, तो 7,000 फायदा में चल रहे हो नहीं चल रहे हो? हाँ या ना? तो जितना ज़्यादा आप सामान बेचोगे उसका प्रॉफिट आपका ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, इंपोर्ट नहीं। हर कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट करना, और जो कंट्री अपनी इंपोर्ट पे डिपेंड हो जाती है वहाँ पर उसकी हालत खराब होने लगती है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमारे लिए? एक्सपोर्ट करना, सामान बेचना। कई कंट्री ऐसी बच्चों जहाँ पर कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए होता ही नहीं है, तो वो हमेशा किस पे डिपेंड रहती है? इंपोर्ट। भैया किसी और से खरीदेंगे तो ही खाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं खा पाएंगे। ठीक है, अभी श्रीलंका की आप हालात देख रहे हैं, वहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि वहाँ पे भी श्रीलंका मोस्टली टाइम इंपोर्ट पे ही डिपेंड है और टूरिज्म सेक्टर पर डिपेंड है। भाई वहाँ से लोग, कहीं विदेशों से लोग घूमने आएंगे श्रीलंका में तो रहेंगे, होटल चलेगा तो काम चलेगा, पैसा आएगा। लेकिन इस टाइम ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं, तो बहुत बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है। लेकिन भारत के पास ऐसी, भारत ने क्या किया, उस टाइम भी एक्सपोर्ट ज़्यादा करता था। ठीक है, रॉ मटेरियल ज़्यादा बेचता था और इम्पोर्ट कम करता था। थर्ड पॉइंट पे ध्यान देना, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के शासन में जो इंडियन का जो वेल्थ था, वेल्थ मतलब समझते हो, संपत्ति, वो बढ़ने लगी। कैसे खर्च किया उन्होंने? बोले ब्रिटिशर्स ने इस पैसे को कहाँ यूज़ किया? जो पैसा ज़्यादा आ गया था एक्सपोर्ट करके, टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस incurred by an office set। बेटा ऑफिस सेट किए गए, बताओ क्या कर रहे हैं ब्रिटिशर्स? ऑफिस खोल के बैठ रहे हैं। ठीक है जी, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर, जो भी युद्ध वगैरह में पैसा खर्च हुआ उस पर भी भरपाई की गई।
टू इम्पोर्ट, उस पैसे से बच्चों इंपोर्ट किया गया, क्या इंपोर्ट किया गया? इनविजिबल आइटम्स। अब आपको कहोगे सर इनविजिबल क्या होते हैं? बेटा अदृश्य, जिसे देखा नहीं जा सकता, लाइक इंश्योरेंस, हमने उनसे इंश्योरेंस लिया, लाइक बैंकिंग, लाइक कम्युनिकेशन एटसेट्रा। याद रहेगा? तो ये इनविजुअल सर्विसेज हुआ करती है, वो हमने खरीदनी स्टार्ट करी, कहाँ से? विदेशों से। तो ये पैसे का हमने यूज़ भी किया अपने वेल्थ के ऊपर, ठीक है। हमने ऑफिसेज बनाए, हमने जो युद्ध पे जो पैसा खर्च हुआ उसको भरपाई करी, और हमने इससे क्या किया? इनविजुअल आइटम्स भी खरीदे। याद रहेगा? पक्का? देखो पहले क्या होता था बच्चों, देखो बच्चों मान लेते हैं ब्रिटेन मैंने बना दिया यहाँ, ठीक है, और इंडिया मैंने बनाया बच्चों यहाँ पर। पहले इतना समुद्र का, इंडिया की देखो बाउंड्री इस तरह से थी, कुछ इस टाइप की हुआ करती थी बाउंड्री, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश सब कुछ एक ही था, तो पूरा कंप्लीट था ऐसा तो, ठीक है। तो यहाँ से समुद्र के रास्ते से यहाँ जाया करते थे, आप जाया करते थे, तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, पैसा काफ़ी खर्च होता था, और बहुत लंबा सफ़र था। लेकिन ये दिक्कत दूर करने के लिए हमने एक आर्टिफिशियल नहर बनाई। बेटा क्या बनाई? आर्टिफिशियल कैनाल, जो दोनों देशों के बीच की दूरी को कम करता था। और आर्टिफिशियल कैनाल कब बनाई गई थी? 1869 में बनाई गई। और इस आर्टिफिशियल कैनाल का नाम क्या था बच्चों? सुएज कैनाल। क्या नाम था इसका? सुएज कैनाल। और सुएज कैनाल जो बनाया गया था किसको जोड़ता था ये? इंडिया टू लंदन या ब्रिटेन, इंडिया टू लंदन लिख लो चाहे ब्रिटेन लिख लो, बात है, ठीक है। तो ये एक सुएज कैनाल था, एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाया गया था 1869 में। जो क्यों बनाया गया था? रीज़न, ताकि हम दोनों देशों के बीच की दूरी को कम कर सकें, ठीक है। इसके लिए कई संधियां वगैरह हुई थी कि जिस कंट्री से होकर गुजरेगा उनके लिए कुछ बात की गई है, वो सब पॉलिटिकल बातें हैं। तो आपको इतना फील करना है कि इंडिया से लेके ब्रिटेन तक रास्ता कम करने के लिए 1869 में एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाया गया था, और कैनाल बनाकर इसमें नाव वगैरह चलाकर हम जल्दी जल्दी वहाँ तक पहुँच सकते थे। कोई डाउट बेटा मन में किसी के यहाँ तक? इसे नोट करो। देखो हम पढ़ना है बच्चों डेमोग्राफिक कंडीशंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो डेमोग्राफिक का मतलब जनानकीय स्थिति कैसी थी, बच्चों का जन्म दर, बच्चों का, लोगों का मृत्यु दर, लिटरेसी रेट, पढ़ने की जो साक्षरता दर थी, ठीक है, आपका मेल फीमेल का जो रेशो था वो कितना था, जो भी स्थिति थी उस टाइम भारत की एक डेमोक्रेटिक कंडीशन को लेकर हम उसकी बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान इसमें बहुत अच्छे से फोकस करना। तो डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि सब फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुई? बात करते हैं 1881 में, ठीक है बच्चों। पहली बार जो जनगणना हुई थी ऑफिशियल रूप से 1881 में हुई थी, फिर 10 साल बाद होने लगी। तो पहला काम कब किया गया था? 1881 में, जब ब्रिटिश का शासन था उसी टाइम क्या गया था। इसके बाद ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड, ग्रेट डिवाइडेड किसे कहा गया है? 1921 को कहा गया, ठीक है। समझते हैं ऐसा क्यों कहा गया है। 1921 से पहले को हमने अलग बांटा और 1921 के बाद को हमने अलग बांट दिया। हमने कहा क्या बोला? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड। 1921 से पहले की बेटा जनसंख्या, जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी, डेमोग्राफिक, तो 1921 से पहले को हमने अलग बांटा, 1921 के बाद को हमने अलग देखा। याद रहेगा? तो इसे क्या नाम दिया गया? ग्रेट डिवाइडेड ईयर। अब आपके मन में क्वेश्चन आया कि सर ऐसा ही क्यों किया? बेटा देखा गया 1921 के बाद जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, ठीक है। तो जब जनसंख्या में बहुत तेज़ी से विकास देखा गया, डेवलपमेंट देखा गया, बहुत तेज़ी से चेंजेस देखे गए, तो हमने क्या बोला कि 1921 को एक ऐसा ईयर बोलो भाई, 1921 से पहले की स्थिति कुछ और थी और 21 के बाद की स्थिति कुछ और थी, इसलिए हमने इसे ग्रेट डिवाइडेड ईयर कहा गया। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। तो अगर हम बात करें उस टाइम की डेमोक्रेटिक कंडीशंस की, तो पहला पॉइंट पे ध्यान देना, हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट। उस टाइम बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था, ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा जन्म ले रहे थे। रेशो भी दे रखा है, बर्थ रेट रेफर टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर, रेफर टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन
born per 1000 पर ईयर। एक साल में 1000 बच्चों पे जितने बच्चों ने जन्म लिया उसे हम क्या बोलेंगे? बर्थ रेट। उस टाइम की देखो बात करें तो बर्थ रेट कितना था? एटलीस्ट कम से कम 48 पर 1000। हर 100,000 बच्चों पे कम से कम 40 बच्चे जन्म लेते थे। बर्थ रेट की बात होती है। अगर ऐसे ही अगर हम बात करें तो डेथ रेट, हाई डेथ रेट, डेथ रेट जो लगभग कितना था? 40 पर 1000 पर ईयर। एक साल में 1000 लोगों पर कितने लोग मर जाते थे? 40 लोग मरते थे। तो उस टाइम हमारा बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा था और डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, जो बहुत एक ख़राब समस्या है। एक बार तो बहुत बड़ी मात्रा में जब बच्चे जन्म लेंगे तो फिर दिक्कत किस चीज़ की होगी? हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, स्कार्सिटी, खाने की दिक्कत, जॉब की दिक्कत, पहनने की दिक्कत। और अगर ज़्यादा लोग मरने लगेंगे तो फिर यंग जनरेशन कम बचेगी, जॉब कौन करेगा? तो इन दोनों केसेस में आपके लिए हानिकारक है। ज़्यादा मरना भी ठीक है नहीं है और ज़्यादा जन्म लेना भी ठीक नहीं है, दोनों तरीके से बेकार के है। उस टाइम की अगर हम बात करें तो लो लिटरेसी रेट, लो लिटरेसी रेट, तो बच्चे पढ़ने लिखने वाले बहुत ज़्यादा कम थे। तो ओवरऑल लिटरेसी लेवल वाज लेस देन 16%। देखो 16% से भी कम थे, लेस। और फीमेल की बात करें तो फीमेल की तो बात ही मत करो, लेस 7% से भी कम हुआ करता था। इतना कम रेशो था लिटरेसी रेट का। बहुत कम बच्चे स्कूल जाते थे, बहुत कम पढ़ना समझते थे। और महिलाओं की बात करें तो उनको तो पढ़ने में दिया ही नहीं जाता था। बहुत ही कम महिलाएं आगे पढ़ लिख के कुछ कर पाएँ। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, ये बहुत बड़ी समस्या थी उस टाइम। फैसिलिटी हाई, देखो उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ लेवल। इसके बाद आपके पास क्या गिवन है? हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? क्लास 10 में पढ़ के आए हो। जब माँ जन्म देती है बच्चों को, तो जब माँ जन्म देती है, ठीक है, तो बच्चा 1 साल या उससे पहले मर जाता है, उसे क्या बोलते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइफ ऑफ बर्थ। 1 साल के अंदर 1 साल से पहले, जब 1 साल से पहले बच्चा मर गया, उसे क्या बोलेंगे? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलेंगे। तो कितना था उस टाइम? देखो अबाउट की अगर उस टाइम बात करें 218 पर 1000। और आज 2018 की हम बात करें ना बच्चों, तो 2018 में कितना था? उस टाइम की बात 1947 की बात हो रही है, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब 32 हो चुका है। उस टाइम बच्चे जन्म तो बहुत लेते थे लेकिन बचते बहुत कम थे। देखो आपने सुना भी होगा कई बार, गांव में जो तो महिलाएं बताती थी, आपको दादी बताती होंगी कि मेरे 9 बच्चे थे, 8 बच्चे थे। बच्चे कितने? 5। किसी के 10 बच्चे हैं, बच्चे कितने? 6। तो बच्चे होते तो बहुत है लेकिन बचने का जो रेशो था बहुत डाउन था, मरते बच्चे ज़्यादा थे। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई देखा गया। और ये होता क्या, आपको समझ में आ गया बच्चों? बिफोर एज ऑफ 1 ईयर डाइड। 1 साल से पहले बच्चे की डेथ हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन की प्रत्याशा, कितने साल तक आप जी सकते हो। उस टाइम की अगर हम बात करें, एफ देखो रेफर टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच people are expected to live। कितने साल तक एवरेज नंबर है बेटा, ये कंफर्म नहीं है। कोई 80 तक जीता है, कोई 40 तक जीता था, कोई 50 तक जी रहा है तो कोई 100 तक जी रहा है। तो उन सबका एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। अब हम हर किसी को एक नज़र से नहीं देख सकते। कोई बंदा 20 में मर जाता है तो कोई 60 में जाकर मरता है, कोई 40 में मरता है, तो सबकी एवरेज देखी गई। तो उस टाइम की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डाउन था 32 ईयर्स। कितना था बेटा एवरेज? 32 ईयर, मतलब 32 साल का एवरेज है। व्यक्ति 32 साल तक जीता एवरेजली, उसके बाद वो मर जाता था। और आज ये बढ़कर 68 तक हो चुका है। प्रेजेंट में कितना है आज के टाइम में? ये अगर हम प्रेजेंट की बात करें 69 ईयर्स है।
एक लास्ट पॉइंट देखो आप इसमें दे रखा है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में पॉवर्टी। देखो देयर इज नो रिलायबल डाटा अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। आपके उस टाइम हमारे पास कोई डाटा था ही नहीं कि जो गरीबी को मेजर कर सके, इतनी ज़्यादा गरीबी थी। आजकल तो पॉवर्टी को मेजर करने के कई तरीके हैं, कैलोरी के बिहाफ पर, इनकम के बिहाफ पर, एक्सपेंसेस के बिहाफ पर, बट उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। बट देयर इज अ नो डाउट दैट एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिविलेंस इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। लेकिन जब ब्रिटिश का शासन था भारत के ऊपर तो कोई डाउट नहीं है इसमें, मुझे भी कोई डाउट नहीं, आपको भी डाउट नहीं होना चाहिए कि उस टाइम गरीबी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उस टाइम लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं थे, जॉब नहीं थी, फार्मिंग पे डिपेंड थे, फार्मिंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आपने फील किया, इंडस्ट्रीज़ पे इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो ले दे के बात एक ही निकलती है कि उस टाइम बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में गरीब थी, लेकिन गरीबी के आंकड़े आपके पास गिवन नहीं थे। इस पॉइंट किसी के मन में कोई डाउट इसको लेकर इसे नोट करूँ।